हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट, एक नया चैप्टर। बाबू लेकिन वो नहीं कर रहे जो आपके वीकली में आना है, ठीक है ना। मैं यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। उस यूनिट का फर्स्ट है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, जिसको बेटा मनी एंड बैंकिंग की वीडियोस चाहिए, वीडियोस में दे दूँगा, ठीक है ना। आप वीडियोस से पढ़ लेना, अपने वीकली वोकली निभाओ, ठीक है जी। चलो, लेकिन इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है बाबू। इस पूरी बुक में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक में दो ही यूनिट खतरनाक है, एक नेशनल इनकम और एक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक करा दी, एक चलेगी अब, ठीक है ना। ये भी 20 दिन लेगी, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। 3 चैप्टर हैं इसमें, तीनों में न्यूमेरिकल पढ़ने हमें। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। लो, यूनिट 2 चैप्टर नंबर 1। सर नोट्स बनाने हैं सबने, कल बोल चुका हूं मैं। लिखना शुरू कर दो। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। जल्दी लिखो। मेरे हिसाब से तो यूनिट 2 है ना। तुम भी यार कुछ नहीं। तो भी यार सरदार नहीं, कोई फायदा नहीं दे रहा। क्यों क्या? चलो जी। अरे क्या चैप्टर का नाम ही तो लिखा है। लो जी, सर आवाज ना आए किसी की, लिखते रहो। फटाफट से नोट डाउन करना बच्चों। आगे आ जाओ, सिमरन, दिव्या, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी। अरे दोनों आ जाओ आगे। स्टूल नहीं है? मैं लिखूंगा तब कोई नहीं लिखेगा, अभी लिख लो जिसने जो लिखना है, ठीक है ना। ज्यादा ना सजाओ लड़कियों, कल तक नहीं लिखना हमें, फटाफट लिखो यार, पता नहीं क्या है ये। बाबू मैंने डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक बार डेफिनेशन पढ़ना, लिखा क्या है। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of 1 year। ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। सर माइक्रो में हमने डिमांड पढ़ा है, माइक्रो में हमने सप्लाई पढ़ा है, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कुछ भी लिंक करने वाला हूँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बहुत अच्छी बात, यहाँ तब भी समझ में आएगी हर चीज, ठीक है जी। सर सबसे पहली बात,
मेरी तरफ देख रहे हैं बस, अब कोई भी नीचे नहीं देखेगा, सिर्फ सामने देखो, भूल जाओ आपके नोट्स कोई चीज है, जब लिखने को कहूंगा तब लिखना। बाबू सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड की। क्या एग्रीगेट डिमांड ही एक्चुअल डिमांड होती है? नहीं, वर्ड यहां पर लिखा है प्लानिंग टू बाय, अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि खरीदेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक्चुअल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। मैं एक्चुअल डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूं। और एग्रीगेट डिमांड में वर्ड लिखा प्लानिंग टू बाय, अभी प्लान कर रहे हैं, बाय करेंगे, ठीक है जी। और मैं 3 वर्ड पर यहां पर रोशनी डालना चाहता हूं, उसी से क्लियर होगा एग्रीगेट डिमांड क्या है। सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने। बाबू एक वर्ड आप पढ़कर आते हो 11th क्लास में, डिमांड, शायद कुछ बच्चों ने ये भी टर्म पढ़ी होगी, मार्केट डिमांड। और एक वर्ड जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो है एग्रीगेट डिमांड। इन तीनों में ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो बेटा। डिमांड का मतलब क्या होता था? सिर्फ एक गुड या एक सर्विस, और खरीदने वाला सिर्फ वन सिंगल कंज्यूमर। जब मैं एक गुड्स या एक सर्विस की बात करूं, एक कंज्यूमर की बात करूं, तो वो चीज है डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है बेटा? जब मैं एक गुड्स या सर्विस की बात करूं लेकिन दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात करूं, तो बेटा वो होता है मार्केट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, और दुनिया के सारे कंज्यूमर्स। क्या मैं बात को लेकर क्लियर हूं? डिमांड मतलब एक गुड्स या एक सर्विस की बात कर लो और एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर लो। मार्केट डिमांड मतलब एक गुड्स या सर्विस की बात कर लो, दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात कर लो। और एग्रीगेट डिमांड मतलब दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, दुनिया के सारे कंज्यूमर। और देखो यही बात मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखी, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, all the goods and services which all the sectors are planning to buy। बाबू दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज और दुनिया के बेटा सारे कंज्यूमर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने 3 बातों पे एनालिसिस कर दिया कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा वर्ड इज प्लानिंग टू बाय, ठीक है ना। फिर मैंने डिफरेंशिएट करा डिमांड, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में, ताकि बेटा एक क्लियर कट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिले, ठीक है ना बेटा। बाबू एग्रीगेट डिमांड मतलब दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज और दुनिया के सारे कंज्यूमर, ठीक है ना। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू इसका क्या मतलब हुआ? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। बस ये एक वर्ड मुझे समझाना है, उसके बाद मेरी तरफ से डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाबू एक इंसान कहे मेरी इनकम है 10,000 रुपये महीना एंड आई एम प्लानिंग टू बाय अ ऑडी, क्या बेटा एग्रीगेट डिमांड में उसको कभी काउंट करेंगे? नहीं। ये कहता है आपकी उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक पर्सन अर्न कर रहा है करोड़ रुपए महीना, 12 करोड़ रुपए साल के अर्न कर रहा है, वो कह रहा है आई एम प्लानिंग टू बाय ऑडी। हाँ पक्का मैं एग्रीगेट डिमांड में जोड़ दूंगा, ये पर्सन ऑडी कभी भी खरीद सकता है, उसकी वो गिवन लेवल ऑफ इनकम तो है। एक पर्सन कमाई 10,000 रुपये महीना रहा है और कह रहे हैं आई एम प्लानिंग टू बाय ऑडी, आप कहोगे ले लिख दे एग्रीगेट डिमांड में। ये मतलब है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, उस इंसान की उतनी इनकम होगी तभी लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। क्लियर हूं मैं बात को लेकर? मैंने 4 वर्ड पे एनालिसिस करा और 4 ही वर्ड थे पूरी डेफिनेशन में काम के, ठीक है जी। डेफिनेशन अभी याद होगी, आज याद होगी। हाँ जी, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। एग्रीगेट डिमांड कब मेजर होती है? 1 साल में। कोई दिक्कत तो नहीं? चारों बातें क्लियर हैं? जिसने जो लिखना है बेटा लिख लो। चलो जी बाबू
आगे बढ़ा रहा हूँ टॉपिक, सामने देखना सब मेरी तरफ, सुनूंगा, टाइम आएगा इसका, अब आज ही आएगा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, बस बस बस। सर 4 वर्ड पे एनालिसिस था, टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of 1 year. सर at a given level of income समझे ना बाबू, किसी की भी डिमांड को, अगर कोई इंसान कह दे कि मैं 100 रुपये रोज कमाता हूं एंड आई एम प्लानिंग टू बाय एन जगुआर, तो भाई आप तो कह दो कि प्लानिंग टू बाय वर्ड लिखा है, हाँ ही इज प्लानिंग टू बाय जगुआर, लो ऐड करो जी एग्रीगेट डिमांड में। नहीं, उसकी उतनी इनकम तो हो बेटा, तभी ऐड करेंगे जब उसकी इतनी इनकम होगी। ये मतलब एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम का। क्लियर हो ना मैं बात को लेकर, क्योंकि इससे लिंक करनी है मुझे कोई चीज। चलो जी, सब सामने देख रहे हैं। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के? सर हमने उसी इंसान को लिया यहां पर, उसी इंसान की एग्रीगेट डिमांड यहां पर जोड़ी जिसकी उतनी इनकम भी हो। तो अगर वो डिमांड कर रहा है तो बेटा पक्का उस चीज के लिए खर्च सकता है। हमने सिर्फ उन्हीं इंसान को जोड़ा जिनकी कैपेबिलिटी भी है उसको खर्च करने की। तो बेटा क्या हम लिख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के? जो इंसान डिमांड कर रहा है वो खर्च भी सकता है और खर्च सकता है, तो बेटा खर्चों में जोड़ दिया मैंने। एग्रीगेट डिमांड हमेशा बराबर है बेटा एग्रीगेट खर्चों के। और बेटा एक बात बस पिछली यूनिट से उठाऊंगा, जिसने पिछली यूनिट नहीं समझी हुई उसे बस एक बात समझ नहीं आएगी यहां पर जो मैं बोलने जा रहा हूं, बाकी सारी बात समझ में आएगी। बेटा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अभी एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ के आए हो, 4 चीजों के बराबर है। फटाफट से बोलो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट्स माइनस। बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्यार से डिनोट करेंगे सी से, दैट मींस कंजम्पशन, ठीक है जी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्यार से डिनोट करेंगे जी से, गवर्नमेंट के खर्चे। बेटा जीडीसीएफ को प्यार से डिनोट करेंगे आई से, मतलब इन्वेस्टमेंट, फर्म के खर्चे। और बेटा इसको तो हम पहले ही प्यार से लिख रहे हैं एक्स माइनस एम, ठीक है जी। यानी कि बेटा लिख सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना? बोलो ओके। बेटा अब आपके लिए ना 12th क्लास में सहूलियतें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना? आपके कोर्स में इन्होंने कहा कि आपको एग्रीगेट डिमांड को सिर्फ 2 ही सेक्टर के लिए एनालाइज करना है, और वो 2 सेक्टर हैं बेटा हाउस होल्ड एंड फर्म। सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को देख लो, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को छोड़ दो। बेटा ये हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये फर्म सेक्टर का खर्चा है बेटा। ना तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई खर्चा देखना, ना ही मुझे फॉरेन सेक्टर देखना। यानी कि मैंने यहां से डिराइव कर लिया एक फॉर्मूला कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, ना मैं रटवाऊंगा। मैंने तो जितने फॉर्मूला इस चैप्टर में है, कम से कम 8-9 है, सबकी डेरिवेशन करानी। क्लियर है ना बेटा बात? जितनी बात बोली, एग्रीगेट डिमांड बराबर है सी प्लस आई के, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना? हमें 2 ही सेक्टर में एनालाइज करना है, एक हाउस होल्ड सेक्टर एक फर्म सेक्टर, ठीक है ना? याद करो बेटा चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी है हमारे कोर्स का पार्ट। वहां पे भी गवर्नमेंट और फॉरेन हमें मना किया था, यहाँ पे भी मना है, ठीक है ना? जब आगे जाके बीए इकोनॉमिक्स करोगे बेटा, वहां जाके पढ़ने को मिलेगा आपको हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है जी। बाबू नोट करने का टाइम दूंगा, लेकिन अभी सामने देखो बाबू, मेरे कोर्स में इसका शेड्यूल एंड कर्व, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब कई बच्चों को तो टेंशन शुरू होगी
माइक्रो ने भी ऐसी जान निकाली थी शेड्यूल कर्व से कि मैक्रो में भी शुरू हो गए। बाबू मतलब मैं बोल रहा हूं इतने रिलैक्स मोड में चलेगी ना मैक्रो, आप सोच नहीं सकते। 11th की इकोनॉमिक्स ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू द 12th, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक शेड्यूल आज लिखवाऊंगा, ये मैं पहला शेड्यूल लिखवा रहा हूं, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखवाया ना। जब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगी सिर्फ यही शेड्यूल चलेगा। मैं इससे ज्यादा रिलैक्स नहीं कर सकता आपको कि मैंने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरा शेड्यूल ही कोई नहीं लिखना। एक ही शेड्यूल है, सारे क्वेश्चन एक ही शेड्यूल से होंगे। हाँ तो माइक्रो में तो याद ही कर रहे थे हम, यहाँ पे शेड्यूल में ये 10-10 का डिफेंस, वहाँ 50-50 का, कहीं क्या कहीं क्या। सर यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जिसकी बिल्कुल जीरो है माइक्रो वो भी मत घबराना, सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना बस, ठीक है जी। तो बेटा पहले मैं लिख रहा हूं शेड्यूल, शेड्यूल के बाद बेटा बनाएंगे कर्व, ठीक है जी। लो सबसे पहले बेटा मैंने लिखी इनकम, देन बेटा मैंने लिखी कंजम्पशन, बेटा बाद में लिख रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टी से, इन्वेस्टमेंट को बेटा आई से, इनकम देखो बेटा यहां आई नहीं लगा सकते क्योंकि हमने आई इन्वेस्टमेंट को दे दिया। इनकम को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा वाई से, ठीक है जी। इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, इन्वेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और कंजम्पशन मतलब सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? आज ही याद कर लेना शेड्यूल, क्योंकि दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है जी। बाबू इनकम में स्टार्ट करूंगा 0 से और 100 का गैप, ठीक है जी। 100 से स्टार्ट करी, 100, 200, 300, 400 बस, ठीक है जी। कंजम्पशन स्टार्ट विद 40 और बेटा 80 का गैप, हर बार 80 ऐड कर देना, इसमें 80, इसमें 80, इसमें 80, कोई दिक्कत तो नहीं। और इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर 40। अभी समझाऊंगा बेटा, रटना कुछ नहीं है। अब बहुत आराम से इस चीज को सुनना। दृष्टि रहने दे, मैं खुद लिख के जाऊंगा तेरी कॉपी में, रुक जा तू। हाँ तो यार टाइम दूंगा मैं पक्का, सुनो मेरी बात। बाबू सबसे पहले आप इस पर नजर घुमाओ बेटा। इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम इंसान की कोई ना कोई कंजम्पशन जरूर होती है। सर आपकी कोई इनकम नहीं है, एक्टिवा पर आते हो कंजम्पशन, पेट्रोल फूक रहे हो कंजम्पशन, कपड़े पहन रखे हैं कंजम्पशन, मोबाइल फोन हाथ में कंजम्पशन, रिचार्ज कराते हो कंजम्पशन। एक दिन के बच्चे की भी कंजम्पशन पे खर्चा होता है, इनकम उसकी कुछ नहीं होती। इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होती है, और इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी बार। हमेशा डिनोट किससे करेंगे बेटा? सी बार से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और हमेशा डिनोट करते हैं बेटा सी बार से। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? बाबू इन्वेस्टमेंट पे नजर घुमाओ। वैसे तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है, इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन मैं अभी मुद्दा नहीं छेड़ूंगा, अभी मेरी बात को बस सुनना आराम से। आएगा एक और जगह तब बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्ड। लेकिन बेटा ये वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट मोटो से कभी नहीं की जाती। बहुत सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट ऐसी भी है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज बेयर मिनिमम टू एनीवन, विच इज अ नेसेसिटी जस्ट लाइक आवर होम। ये बिल्कुल हमारे घर के तरीके से है। वट एवर द लेवल ऑफ इनकम में भी हर इंसान को घर चाहिए ही चाहिए, और ऐसी इन्वेस्टमेंट कभी भी प्रॉफिट मोटो से नहीं की जाती। घर को इंसान बेचने के लिए नहीं लेता बेटा, ठीक है ना? कितनी भी इनकम हो जाए हमें घर चाहिए।
ठीक है ना। और ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो हर लेवल पे कांस्टेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मैं सिर्फ शेड्यूल पे एनालिसिस कर रहा था। जब ये समझ में आएगा तभी कर्व समझ में आएगा, ठीक है ना बाबू। इनकम में हमने गैप लिया 100 का, जीरो से स्टार्ट किया, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन मैंने 40 से स्टार्ट की, गैप लिया 80, 80 ले भिखारी 80। अच्छा हाँ बाबू, 40, 120, 200, 280, 360 वो बच्चों ने करते थे ना, वो याद आ गया। ठीक है जी बाबू। और इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे कांस्टेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट मोटो से कभी नहीं की जाती, जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं बोलता हूँ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जिसने जो लिखना हो बेटा वो जरूर लिखना है, ठीक है ना। जो भी लिखना चाहो वो लिख जरूर लेना। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इंसान की जो भी कंजम्पशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और बेटा इसको हम डिनोट करते हैं सी बार से। यार कर गया ये हैंग। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी लिखो इतना। बाबू अभी तक जितना शेड्यूल के रिलेटेड कोई भी बात बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ में आया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझ में आया। देख लो जिसने आज तक कभी कोई शेड्यूल ना बनाया हो, कोई कर्व ना बनाया हो, उसको भी कोई दिक्कत आई हो तो बढ़ू आगे। बाबू एग्रीगेट डिमांड अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला की, बराबर होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना। सी प्लस आई, तो बेटा करो सी प्लस आई। 80, 160, 240, 320 और 400। कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी। मेरा यहां पे शेड्यूल पूरा हो जाता है, कर्व पे एनालिसिस इससे भी ज्यादा, ठीक है जी। बनाए कर्व बेटा, बस अब मत लिखो, लिख लिया बहुत यार, मैं फिर दे दूंगा टाइम लिखने के लिए यार, बस अब सामने देख लो थोड़ी देर। चलो जी, ऑलरेडी लेट हूं मैं बाबू। कर्व बना रहा हूं, आप सिर्फ सामने देख रहे हैं। अभी कर्व बनाते टाइम हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताएंगे, हमेशा बताएंगे एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं इनकम रिप्रेजेंटेड बाय वाई, और बेटा वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं, चाहे लिख लो कंजम्पशन, चाहे लिख लो एग्रीगेट डिमांड, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। सबसे पहले मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, आई कर्व, मेरी तरफ देखना है सब सामने। ये जीरो लेवल ऑफ इनकम है, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500 बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और आई कर्व क्या है, आप शेड्यूल में देखो, जीरो इनकम पे भी 40, जीरो इनकम थी तब भी इन्वेस्टमेंट 40, 100 इनकम है तब भी 40, 200 इनकम है तब भी 40, 300 इनकम है तब भी 40, 400 इनकम है तब भी 40। यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे बनता है बेटा, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट कर्व की एक ही प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़े आके बेटा। फिर एक बार ना शेड्यूल में कंजम्पशन की तरफ नजर घुमाओ। इट स्टार्ट विद 40, इट स्टार्ट विद 40, फिर बेटा धीरे धीरे हर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन बढ़ रही है ना। सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं आप सामने, बस आपने देख लिया ना शेड्यूल, मेरी तरफ देखो बेटा। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, यानी कि ये कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अगर ये जीरो होता तो बेटा मैं कहता जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। यानी कि ये कर्व हमेशा स्टार्ट होगा विद वाई एक्सिस। जीरो इनकम पे कंजम्पशन 40, 100 की इनकम पे 120, 200 की इनकम पे 200, 300 पे 280,
और बेटा 400 पे 360, यानी कि हर लेवल ऑफ इनकम पे बढ़ रही है कंजम्पशन, यानी कि कर्व देखने में कुछ ऐसा होगा, है ना। 0 इनकम पे 40, 100 पे बढ़ गई, 200 पे और बढ़ गई, 300 पे और बढ़ गई, 400 पे और बढ़ गई। यानी कि अगर कोई पूछे कंजम्पशन कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, इट ऑलवेज स्टार्टेड विद द वाई एक्सिस एंड इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट टू द राइट में ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। क्यों पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है? क्योंकि हर लेवल ऑफ इनकम पे बढ़ी तो रहा है ये, ठीक है ना। यानी कि बेटा सिंपल सी बात बोलूं, ये सी बार का डिफरेंस होगा, ये और ये सी बार है। सी बार कितना है? 40, और 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी है? 40, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या है? ये सॉरी, ये कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व की प्रॉपर्टी क्या है? स्टार्टेड विद y axis and it is a positively sloped curve from left to the right। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कितना सिंपल है। अच्छा देखो, कोई ये मत कह देना, कई बच्चों के दिमाग में ना बड़ा फतूर होता है, कहीं ये भी कह देते हैं कि कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्टेड विद द इन्वेस्टमेंट। ओ भाई, मैं इन्वेस्टमेंट को 20 मान लूंगा? मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टेड विद द इन्वेस्टमेंट। वो तो मेरे एग्जांपल में बाय चांस है कि दोनों 40 हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। ये मत कह देना स्टार्टेड विद आई, ठीक है ना। स्टार्टेड विद वाई एक्सिस, और ये जो गैप होगा 0 से वाई एक्सिस का, ये कुछ और नहीं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? और लोग के पक्का से एग्रीगेट डिमांड की तरफ नजर घुमाना शेड्यूल में। 80, 160, 240, 320, 400। सर क्या 0 लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड 0 है? इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम क्या कोई एग्रीगेट डिमांड दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। 80 है हमारे एग्जाम्पल में, यानी कि 0 लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कुछ यहां हो गई 80, ठीक है ना। और उसके बाद वो भी बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी जा रही है वो भी बढ़े जा रही है, ऐसे ही तो हो रहा है। यानी कि बेटा ये भी कर्व कुछ ऐसे सही होगा, ठीक है ना। क्यों पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एग्रीगेट डिमांड? क्योंकि हर लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। स्टार्टेड विद द वाई एक्सिस, यानी कि कंजम्पशन कर्व की प्रॉपर्टी और एग्रीगेट डिमांड कर्व की प्रॉपर्टी में कोई अंतर थोड़ी है। It also started with the y-axis and it is also a positively sloped curve from left to the right। क्यों बेटा? क्योंकि हर लेवल ऑफ इनकम पर बेटा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और प्यारे बच्चों, अगर मैं ये बोल दूं कि AD और जो C का डिफरेंस है ये हमेशा कांस्टेंट होगा और हमेशा I होगा, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। क्यों? सुन लो, एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है C प्लस आई के। अगर मैं कंजम्पशन को इधर ले जाऊं तो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में जो डिफरेंस होता है वो आएगा ही तो होता है, तो मैंने भी तो वही लिखा। केडी कर्व और कंजम्पशन कर्व में जो डिफरेंस होगा वो एक ही चीज का होगा, आई का, और ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जब वो 40 है तो बेटा यहां पे भी 40 का डिफरेंस, ये 80 था तो ये 40 था। देखो शेड्यूल में ये 160 है, ये 120 है, वो 240 है, 200 है, 320 है, 280 है, 400 है, 360 है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ आ गया कर्व? ओके बात, एक बार फटाफट से रिपीट कराओ, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अब मैंने कर्व बनाया, सबसे पहला काम एक्स एक्सिस बताना, वाई एक्सिस बताना, ओरिजिन लिखना, एक्स एक्सिस को डिनोट करना कि हम क्या ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं इनकम, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंजम्पशन कह लो या एग्रीगेट डिमांड कह लो। सबसे पहले मैंने ड्रॉ करा कर्व आई, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है हर लेवल पे कांस्टेंट। इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट इज 40, 100 पे
200 पे, 300 पे, 400 पे। तो बेटा मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया और आई कर्व की प्रॉपर्टी है इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फिर मैंने कंजम्पशन कर्व पर आया, मैंने देखा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी ये कुछ ना कुछ है, तो मैंने क्या करा बेटा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने यहां से स्टार्ट की थी, इन्वेस्टमेंट भी 40 थी, तो यानी कि ये यही पॉइंट होगा। पर जरूरी नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट 20 मान लो, 60 मान लो, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि ये जो गैप है ये मैं बहुत श्योर हूं कि ये हमेशा क्या सी बारी है। ठीक है ना, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है वही तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। और उसके बाद बेटा मैंने देखा हर लेवल ऑफ इनकम पे बेटा ये बढ़ रही थी कंजम्पशन, तो मैंने क्या करा, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व ड्रॉ कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, सेम बात मैंने एग्रीगेट डिमांड के साथ देखी। एग्रीगेट डिमांड जीरो लेवल पे जीरो नहीं थी, वो 80 थी। और वो 80 क्यों थी, यानी कि ये क्या है, ये कुछ और नहीं सी बार प्लस आई है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितनी ऑटोनोमस कंजम्पशन और जितनी इन्वेस्टमेंट है वही तो जोड़ के एडी आ रहा है। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, वही तो लिखा मैंने, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन सी बार ही होती है, तो मैंने सी बार प्लस आई लिख दिया, कुछ अनोखा थोड़ी लिख दिया मैंने। ठीक है ना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एडी कुछ ना कुछ था, और उसके बाद हर इनकम के लेवल पे वो बढ़ रहा था। तो बेटा ये भी मैंने पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बना दिया फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है जी। और मैंने आखिरी में एक बात बोली कि एडी और सी का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू आई। ये मैंने क्या करा बेटा, रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर एडी सी प्लस आई के बराबर है तो आई किसके बराबर है, एडी माइनस सी के ही। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, एडी और सी का जो गैप है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट, और वो हमेशा क्या है, आई। ठीक है जी। अभी हम कर क्या रहे हैं, एक तो हम बना रहे हैं कर्व, दूसरी बात हम एक बार रफ में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन देखना चाहता हूं, तुम शेड्यूल को एक्सप्लेन कैसे करोगे पेपर में। ठीक है ना, सब लिख के लाएंगे ए टू जेड, सब ए टू जेड लिख कर लाएंगे। ठीक है ना, कल मैं लिखवाऊंगा, कल मतलब वही यार नेक्स्ट वर्किंग डे, परसों मिलेंगे। ठीक है ना, बनाओ जी कर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।